हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में। एनसीईआरटी किताब का यूज़ करेंगे हम। तो हमारा चैप्टर 1 है, अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो लाइन टू लाइन समझेंगे। लाइन क्या लिखी हुई है? अपने चारों ओर, ओके, अपने चारों ओर, ठीक है, यही लाइन है हमारी। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। क्या है लाइन? क्या है? अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका कुछ आकार होता है, आकृति होती है और बनावट होता है। तो लाइन क्या लिखी है? जिनका कुछ आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। मतलब प्रत्येक चीज़ें जो हमारी तरफ रखी हुई हैं, आमने सामने, अगल बगल, आजू बाजू, नीचे ऊपर, है ना, वो कुछ अलग आकार रखते हैं, कुछ एक दूसरे से भिन्न नहीं होते ना, सेम भी हो सकते हैं, बट जनरली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अलग अलग भी टाइप की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग बनावट की होती हैं। ओके, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, ठीक है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। ठीक है, जो भी वस्तु है जिस सामग्री से बनी हुई है उसे वैज्ञानिकों ने किसका नाम दिया है? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, यहाँ तक कि पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी और रेत का एक कण भी, ये सब क्या है? सभी पदार्थ है ना। जो भी आप हवा में सांस ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप हवा में सांस लेते हो, ठीक है, जो भी आप भोजन करते हो, जो आपके आसपास पत्थर या कुछ भी, जो भी पत्थर हैं, बादल हो गए, ये हमारे आसपास की चीज़ें तो हैं, पेड़ पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, मतलब एक छोटे लेवल पे पानी की एक बूंद भी, और रेत का एक कण, रेत का कण कितना छोटा होता है, ये सब क्या पदार्थ है? आपको लगेगा कि रेत का कण बहुत छोटा होता है ना, उससे क्या मतलब, धूल का कण ना बहुत बारीक सा होता है, मतलब दिखता नहीं है, अगर दूर से देखा जाए तो हाथ में लोगों तो थोड़ा बहुत दिखेगा, और मतलब बहुत ही छोटा चीज़ है, तो वो भी क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की डेफिनेशन क्या पूछी गई, बताई गई है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है उसे वैज्ञानिकों ने किसका नाम दिया है? पदार्थ का नाम दिया है। कोई भी चीज़ है जिस सामग्री से बनी हुई है, जैसे मान लिया हमारा कोई एक टेबल है, तो वो टेबल मान लीजिए लकड़ी की हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, और भी किसी भी चीज़ की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। तो वो जो प्लास्टिक है, लकड़ी है, वो सब क्या है? पदार्थ है। कोई भी आपका जो सामान है वो किस चीज़ से बना हुआ है? जैसे कोई थाली है तो स्टील की भी थाली हो सकती है ना, पीतल की हो सकती है। तो जो स्टील, पीतल, ये सब क्या पदार्थ है? ये सब पदार्थ है। ओके, तो इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे। अगला लाइन हमारे ध्यान देने योग्य बात यह भी है। अब देखिए, आप यहाँ पे डेफिनेशन जानोगे, पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी, ये नोटिस करने के लिए कहा गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जो भी वस्तुएं ऊपर लिखी हुई हैं, है ना, श्वास तो बड़ी हल्की चीज़ है, उतना कुछ उसका भी वेट होता है, बहुत एटॉमिक लेवल बहुत, है ना, बहुत ही कम होता होगा। पत्थर है, उसका वेट तो होता ही, नाप सकते हो। तो बादल हो गया, तारे, पौधे, पशु, इन सब का क्या है? भार होता है। ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। जनरल भाषा में भार बोल सकते हो, हालांकि द्रव्यमान और भार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है साइंटिफिकली, बट अभी के लिए आप यही समझो कि द्रव्यमान और भार, या वजन आप बोलो, शुद्ध भाषा में वजन आपके लिए समझ में आएगा, थोड़ा सा ईजी होगा, है ना। तो ऊपर लिखी जो भी वस्तुएं हैं, या आप भी कोई भी जो चीज़ पदार्थ है उसका क्या होता है? सभी वस्तुओं क्या लिखा, लाइन ही समझने लगे, ये परिभाषा है। सभी वस्तुएं जिनका क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, सभी वस्तुएं जिनका कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, सभी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है तथा ये कुछ क्या होती हैं? आयतन घेरती हैं। ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। जो भी कोई वस्तु है वो कुछ उनका द्रव्यमान हो और ये कुछ स्थान घेरें, आयतन घेरें, वो क्या कहलाती है? पदार्थ। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दिमाग में फिट कर सकते हो। अब आगे क्या है? प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की चीज़ों को समझने का प्रयास करता रहा है। अपने आसपास को क्या है? समझने का प्रयास करता रहा है। इसी वजह से इंसान को सबसे जिज्ञासु बीइंग माना गया है ना, और सभी बीइंग से अलग होता है, मतलब जातियों से अलग होता है। जैसे जानवर भी और भी कई चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें, वो इनके कंपैरिजन में इंसान को बहुत ही अपर ग्रेड में रखा जाता है, क्योंकि ये सोचने में बिलीव करता है और ये सोचता रहता है, दिमाग खर्च करता रहता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें पंचतत्व कहा जाता है। ठीक है, अब भारत के प्राचीन जो दार्शनिक थे, महान लोग थे, उन्हें पदार्थ को, ठीक है, पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। ये पहले की बात है।
महान दार्शनिक लोग होते थे, 5 तत्व, उन्हें पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जैसे पंच तत्व का क्या है। ये पंच तत्व कौन कौन से होते थे? ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ठीक है। जो दार्शनिक लोगों ने पदार्थ को 5 भागों में या 5 वर्गों में बांटा, तो वो कौन कौन से थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन्हीं को मिलाकर के क्या कहा गया? पंच तत्व, ठीक है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई हैं, ठीक है। इन्हीं पंच तत्व से सभी वस्तुएं क्या हुई हैं? आपकी बनी हुई हैं। जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें आपके पास आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सारे पदार्थ हैं, वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बने हैं, है ना। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन सभी में से किसी ना किसी से या सबसे मिलकर, है ना। किसी में 2 चीज़ें मिली होंगी, किसी में सारी मिली होंगी, किसी में सिर्फ एक होगा। मतलब कुछ ना कुछ जो पोर्शन हो किसी चीज़ में, पदार्थ में, वो इनका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होगा, ये जो पंच तत्व हैं, ठीक है। चाहे वो सजीव या निर्जीव, ठीक है। कोई भी चीज़ है, सजीव हो या निर्जीव हो, वो इन्हीं पंच तत्वों से, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, वायु से मिलकर बने हैं। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को उसी प्रकार वर्ग किया, है ना। भारत के प्राचीन दर्शनों ने पदार्थ को 5 मूल तत्व वर्गों में, 5 मूल तत्वों में वर्ग किया, जिसे पंच तत्व कहा गया, है ना। और उसी प्रकार उसी समय में जो यूनानी दार्शनिक होते थे, उस समय के लोग यूनानी दार्शनिक भी होते थे, यूनान के लोग जो होते थे, उन्होंने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्ग किया। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही क्लास में बांटा हुआ पदार्थ को। अब आगे बात करेंगे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। यह क्वेश्चन था कि पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 2 भागों में, ठीक है। 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया पदार्थ को, ठीक है। एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर, या आप रासायनिक गुणधर्म बोल सकते हो, है ना। पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, कौन कौन से? एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक प्रकृति, ठीक है। भौतिक गुणधर्म क्या होता है? जो आपको जनरली आप अपनी रंगों मतलब एक आसानी से आप देख सकते हो ना, वो आपको फिजिकल बाहर से आसान से दिख जाएगा, है ना। और जो रासायनिक प्रकृति होती है, उसको आपको अंदर में घुसना पड़ता है, ठीक है। जैसे अब हमारा शरीर है, उसमें आँख, नाक, कान, आप आसानी से किसी के आँख, नाक, कान को देख सकते हो। और शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया हो रही है, वो शायद आपको, है ना, वो कुछ यंत्र होते हैं, है ना, उसकी सहायता से आपको देखने को मिलेगा। तो वो रासायनिक लेवल की हो गई। जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं ना, वो सब रासायनिक प्रकृति के अंदर आते हैं। जो हमारी शरीर की बाहरी पार्ट्स हैं ना, वो सब जो दिखते हैं आसानी से, वो भौतिक पार्ट होते हैं। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, ठीक है। किस गुण के बारे में? भौतिक गुण। 2 गुण होते हैं, मतलब 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, 2 प्रकार से पदार्थ को वर्गीकृत किया जाता है। एक भौतिक गुणधर्म होता है, एक रासायनिक प्रकृति, जिसमें से हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। जो रासायनिक जो बात है, जो जैसे 2 चीज़ें हैं, भौतिक और रासायनिक, तो भौतिक वाला इस चैप्टर पढ़ लेंगे और आगे के चैप्टर में हम रासायनिक वाली बात पढ़ेंगे पदार्थ की, है ना। एक था ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टार मार्क किया हुआ था, इसको भी पढ़ना जरूरी है। जो आयतन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आयतन। जो आयतन लिखा हुआ है आपका, ठीक है, इसके बारे में कुछ, इसको स्टार किया गया है, इसके बारे में कुछ रिलेटेड लिखा हुआ है, तो उसको चलिए देख लेते हैं। अंतिम लाइन में ये भी जाना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार, ठीक है, इसको एसआई यूनिट भी कहते हैं, एसआई सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इसको बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का जो मात्रक होता है 1 घन मीटर क्यूब होता है, ठीक है। आयतन का मात्रक 1 घन मीटर क्यूब होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है, ठीक है। जैसे आप दूध है, तो वो क्या दूध किस फॉर्म में ले, तो लीटर के रूप में लेते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप उसको 1 घन मीटर भी क्यूब भी कह सकते हो। 1 घन मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। और 1 लीटर बराबर 1000 ml भी होता है। और 1 मीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, है ना। इस चैप्टर पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे हम। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। सबसे जरूरी बात ये जो है, पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, पहले ही बता दिया गया है, बट इसके बारे में अंदर हम जाते हैं तब देखते हैं क्या होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी, है ना। पदार्थ को 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता था कि अब वो आगे है। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होती है, ठीक है। एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ जो होती है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होती है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता एकदम सिंपल सा एक फ्लो में होता है ना, उसके बीच में कुछ गड्ढा वड्ढा, सीधा मतलब ये सतत, है ना, सतत, कॉन्टिन्यूअस एकदम। अब तो हम जानते हैं कि पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है।
लेकिन पहले लोग क्या मानते थे, पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होती है, परंतु अन्य विचारधारा का क्या मानना, दूसरा जो विचारधारा थी, पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। अब दो विचारधाराएं थी पहले की, बट आज के बारे में जो आज है वो बता दिया गया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब दो विचारधाराएं थी, तो चलिए जैसे साइंटिस्ट लोगों ने तो रिसर्च किया, तो फिर बाद में बताया कि पदार्थ कणों से ही मिलकर बने होते हैं। लेकिन अब हम भी लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, या ऐसे तो हम मान नहीं लेंगे, हम तो साइंस वाले बच्चे हैं, तो उनको तो प्रूफ चाहिए, है ना। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, या क्रियाकलाप उसको बोलें। तो लिखा हुआ, आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर। आप खुद जान जाओगे कि पदार्थ सतत होता है कि कणों से मिलकर बना होता है। एक क्रियाकलाप करते हैं, तो एक 100 ml का बीकर ले लो, है ना। बीकर ना हो तो आप गिलास ले लो या दूध का बोतल ले लो, मतलब कोई भी एक पात्र ले लो, जिसमें क्या भर दो, 100 ml का बीकर ले लो, इसमें 100 ml जल भर दो। 100 ml नहीं, इस बीकर को जल से आधा भर, मतलब 50 ml भर दो। 100 ml कर ले तो आपने 50 ml भर दिया। अब दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से घोल दें, है ना। 100 ml का बीकर लेना है, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देना है, जहाँ तक जल है उस पोर्शन तक क्या कर देना है, निशान लगा देना है। अब कोई भी नमक या शर्करा ले लो, 1 चम्मच, उसको कांच की उसको मिला दो उस पानी में और छड़ से घोल दो। जल के स्तर में आया बदलाव पर ध्यान दें। जो भी, अब जैसे पहले पानी था 50 ml, अब उसमें आपने कुछ नमक और कुछ भी चीनी डाला, तो शायद जहाँ तक आपने निशान लगाया तो उसमें कुछ हल्का सा डिफरेंस आया होगा। डिफरेंस का मतलब थोड़ा सा बढ़ गया होगा, क्योंकि आपने कुछ डाला ना, तो इसी वजह से। आग में से नमक या शर्करा का क्या हुआ होगा, नमक शर्करा क्या हुआ होगा, घुल गया होगा। और क्या, ये कहाँ गायब हो गए होंगे? इसका आंसर ये है कि ये जो दो कण होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो जल के जो कण होंगे उनके बीच में एक स्थान होगा, उसी के बीच में नमक और शर्करा के कण आ गए होंगे और बैठ होंगे, उस तरह से घुल गए होंगे। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? सही बात है, आया ही होगा थोड़ा। तो अब कुछ ऐसे दो कण थे, या जल के जितने भी कण थे, उसमें नमक या शर्करा कण आए, तो स्पेस लेंगे, उस स्पेस से क्या होगा, उसके स्तर में बदलाव होगा। स्पेस आएगा तो स्थान घेरेगा, तो अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। यही था। अभी इन प्रश्नों के तो अभी तो हमने समझ लिया, बट अभी लाइन टू लाइन समझते हैं कि एनसीईआरटी में क्या कह रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें ये स्वीकारना होगा, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम मान लेते हैं कि सभी पदार्थ जो होते हैं कणों से बने होते हैं, सभी पदार्थ क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये बात सही भी है, बट अभी के लिए जब ये क्रियाकलाप कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना होगा, मानना होगा। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है। जो ये आपने क्रियाकलाप किया कि एक पात्र लिया, कांच का, मतलब कुछ भी एक ऐसा पात्र ले लिया आप 100 ml वाला, इसमें 50 ml जल भर दिया, आधा भर दिया, निशान लगा जिसमें शर्करा और चीनी मिला दिया, फिर घोल दिया, फिर उसमें घुल गया, फिर जल के स्तर में बदलाव भी आया। तो ये क्रियाकलाप था। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक शर्करा पूरे पानी में घुल गई है ना, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अब चित्र 1.1 चलिए देखते हैं, ये है आपका चित्र 1.1, ठीक है। चित्र जो 1.1 है वो आपका यही है, ठीक है, ये आपका चित्र 1.1 है। तो इसमें क्या है, एक पहले बीकर था, उसमें आपने क्या किया, आधा जल भर दिया, मतलब उस बीकर को आधे जल से भर दिया। 100 ml का था, 50 ml जल भर दिया। फिर क्या किया, उसमें नमक लिया, चम्मच में नमक ले लिया, उसने आपको उसमें डाल दिया, ठीक है। आपने लिया, फिर एक बीकर लिया, उसमें क्या नाम 50 ml का भर दिया, जल भर दिया। इस बीकर में जल भरा, उसके बाद में आपने फिर चिम्मच से, या चिम्मच आपकी जो भी पास सामान था उससे क्या कर दिया, नमक या कोई नमक ले लिया, शर्करा ले लिया, शर्करा चीनी ले लिया, फिर डाल दिया। तो उसको एक कांच की छड़ से क्या कर दिया, घोल दिया, मतलब कांच की छड़ से घुमा दिया, घोल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, घुल जाएगा। जैसे नींबू पानी बनाते तो नमक पानी या कुछ भी चीनी मीठा पानी बनाते तो घोल देते ना, तो घुल जाता। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जो होते हैं जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, ठीक है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो क्या होता है कि नमक के जो कण होते हैं, या शर्करा के कण जो होते हैं, शुगर के जो कण होते हैं, चीनी के जो कण होते हैं, जल के कणों के बीच के स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि वो नमक के कण गायब हुए होंगे, गायब तो हुए नहीं होंगे, उसमें घुल गए। अब घुले क्यों होंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो कहीं ना कहीं बैठ गए होंगे उसके अंदर। अब क्यों बैठे होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कण है तो कणों के बीच में एक स्थान होगा और उसी कणों के बीच में बैठ गए होंगे। तो इससे हमने माना कि कण होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं कणों से मिलकर होते हैं, और तो हम जानते हैं कणों के बीच में स्थान होता है कुछ ना कुछ, है ना। उन्हीं कणों के बीच में क्या होंगे, नमक और शर्करा के घुले होंगे। तो इससे प्रूव भी हो जाता है कि वो घुले होंगे तो बैठे होंगे दोनों कणों के बीच में। अब कड़ी होगा तभी तो बैठेंगे। तो इससे प्रूव होता है कि कोई पदार्थ को कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और आगे अब हम अगले लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।